भारत बांग्लादेश विवाद। बांग्लादेश क्यों बना रहा भारत से दूरी और जा रहा पाकिस्तान के करीब, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, ये वीडियो आज आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां भारत में हैं, आज से 50 साल या 100 साल बाद, ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया, हो सकता है आज से 20 साल या 25 साल बाद भारत में भी आपको यही परिस्थितियां देखने को मिलें। जो हाल आज बांग्लादेश पाकिस्तान के हिंदुओं का है, वही हाल आज से 20 से 25 से 30 साल बाद भारत के हिंदुओं का भी होना तय है। देखिए ये वीडियो और आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों तय है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कुछ बुद्धिजीवी इस पर आके ज्ञान भी मुझे दे देंगे, खैर कोई बात नहीं, उनका ज्ञान भी एक्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये जरा आप न्यूज देखिए। न्यूज है कि बांग्लादेश ने कोलकाता में अपने उप उच्चायुक्त को किया तलब, अगरतला में उच्चायुक्त की सेवाएं निलंबित। मतलब क्या? मतलब यह है इस बात का कि बांग्लादेश ने हाल ही में जो अपने राजदूत हैं भारत में, उनको वापस बुला लिया है कि भैया इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। बोले सर तो क्या दिक्कत है? उनके राजदूत थे, उन्होंने बुला लिया, अब इसमें दिक्कत क्या है? हमको क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत यह है कि जब कोई एक देश दूसरे देश से अपने राजदूतों को बुलाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि उन दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। बोले ठीक तो हमारे और चाइना के भी नहीं है। मैंने कहा हमारे और चाइना के रिश्ते मतभेद है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है युद्ध जैसी। बोले तो सर क्या बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध है? कोई दिक्कत नहीं, हम इनको पहले भी कूटे हैं, 71 में तो इनको तोड़ ही दिए थे जब तो ये पाकिस्तानी हुआ करते थे। कोई बात नहीं, बेटा है, कूट पीट के पोता है, ये तो हमारा कूट पीट के ठीक कर लेंगे। मैंने कहा ये पोता थोड़ा सा इस बार ज्यादा ही 3-5 कर रहा है। कोई नहीं गुरुजी, 9-2-11 कर देंगे। मैंने कहा मामला गंभीर है। बोले कैसे? समझते हैं, देखो विस्तार से। देखिए अगर यहां एक और न्यूज देखिए, मामला इतना गंभीर है कि यूएस यानी अमेरिका ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर अमेरिका का जो रुख है वो भी सख्त नजर आया है। क्या है गुरुजी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा? देखिए अगर मैं बात करूं, एक और आप यहां पे न्यूज देखिए, यहां पे लोगों ने एक्स पर ट्वीट करके भी इस बात के लिए बांग्लादेश की सरकार से कहा है कि भाई ये जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार आपके यहां हो रहा है, इसको आप सख्ती से इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएं। ऐसे में इस बात में बांग्लादेश के जो हालात खराब हुए, इस पर मैंने इसी चैनल दुनियादारी पर आज से 4 महीने पहले एक वीडियो किया था और उसमें बताया था कैसे वहां की जो प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, वहां से देश छोड़कर भाग आई। क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में मैंने बताया आपको। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मामला क्या है पूरा समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर, पहले सबसे समझते हैं जो इसकी बात हो रही है वो एरिया कहां है। देखिए अगर मैं एरिया की बात करूं तो भारत, और भारत में पश्चिमी बंगाल से बॉर्डर साझा करता हुआ ये रहा बांग्लादेश। ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1905 से पहले यह पूरा का पूरा एक प्रांत हुआ करता था भारत का बंगाल। लॉर्ड कर्जन एक वायसराय आया और उसने बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में, धर्म के आधार पर। यानी जो मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, उसको बना दिया पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और जहां हिंदू आबादी ज्यादा थी उसे बना दिया पश्चिमी बंगाल। यानी 2 बंगाल बट गए। पश्चिमी बंगाल जो आज भारत का पश्चिमी बंगाल राज्य है वही है, और जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हो ये कभी बटा था पूर्वी बंगाल के नाम पे। जब मुल्क आजाद हुआ तो यह हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। इसे बोला गया 1947 में पूर्वी पाकिस्तान, और यह आपका पश्चिमी पाकिस्तान। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1947 में। युद्ध हुआ तो इस हिस्से को बना दिया गया 1971 में। जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का तो इस हिस्से को तोड़कर अलग किया गया और एक अलग देश बना दिया गया, दैट इज बांग्लादेश। तब से ये बढ़िया से अपना चल रहे थे, बढ़िया से अपना खा पी रहे थे, खा कमा रहे थे, और बढ़िया इनकी इकोनॉमी भी बढ़िया ग्रो कर रही थी। क्योंकि इनका जो देखो, ये जिस लोकेशन पे है ना, लोकेशन बहुत जबरदस्त है। यहां देखो बंगाल की खाड़ी और ये पूरा इनका कोस्टल एरिया है, ये वाला एरिया तटीय इलाका है। इस तटीय इलाके में अगर बात करूं तो इन्होंने यहां बहुत सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, मतलब कपड़ा सिलने वाली फैक्ट्रियां, जिससे इनकी लगभग 12% जीडीपी का केवल कपड़ा सिल के कमा लेते हैं। ऐसे समझो जितने पैसे में पाकिस्तान पूरा गिरी हुई है ना, उतना पैसे तो ये केवल कपड़ा सिल के कमा लेते हैं। बढ़िया से इकोनॉमी चल रही थी। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जिसके हाथ में आज कटोरा है,
दुनिया को कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है। अब भाई वो से तो बुरा लगेगा कि यार मेरा बेटा था, दरअसल पाकिस्तान से ही बना था, कि यार अपने से ही टूट के अलग हुआ और आज ग्रो कर रहा है। तो एक जैसे होता है ना अपने यहाँ कि अगर कोई बर्बाद है ना तो वो दूसरे को भी बर्बाद करने के लिए सोचता है, बिल्कुल वैसा ही पाकिस्तान भी इनके साथ लगातार कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की दाल गल नहीं रही थी, क्योंकि अच्छा एक और चीज यहां पर जो इसे बनाने में जो बड़ी भूमिका निभाई वो था ये व्यक्ति था जिसने बांग्लादेश को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये कौन है? ये है मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। यहां जो शेख हसीना जो यहां की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी, इनको राष्ट्रपिता बांग्लादेश का कहा जाता है, इनको बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। अगर आप बांग्लादेश के नोटों पे बात करोगे तो इन्हीं की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। ठीक है साहब। उसके बाद क्या होता है यहां ध्यान से समझिएगा, बढ़िया से चीजें चली। अब होता क्या है, बांग्लादेश में हिंसा होती है। हिंसा होती है, कब होती है? बांग्लादेश में हिंसा होती है, ये है शेख हसीना। आप शेख हसीना है, बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो यहां हिंसा शुरू होती है एक जो आरक्षण को लेके, यानी जो अगर मैं बात करूं 30% का आरक्षण कोर्ट के द्वारा दिया गया था उन लोगों को जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते थे। ऐसे में छात्र आंदोलन होता है, आंदोलन बड़ा रूप लेता है और कोर्ट ने इस फैसले को पलट भी दिया, लेकिन हिंसा नहीं थमती है और फाइनली 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागकर आना पड़ता है और भारत में शरण लेती है। मैंने इस पर वीडियो किया है, आप जाके देख लेना। अच्छा, जब ये आ जाती हैं, फाइनल सारे काम हो जाते हैं और जब हो जाते हैं सारे काम तो फाइनली ये भारत आ गई। उसके बाद ये एक पपेट यहां क्या होता है, यहां का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। नाम है मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब यहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं जो इनसे कराए गए। ये तो एक पपेट है, चलाने वाला कोई और ही था। अब जब इनसे सारे उल्टे सीधे काम कराए गए, उन कामों में पहला काम इन्होंने ये किया कि जो आतंकवादी संगठन जैसे जमात इस्लामी, एक संगठन कहने को राजनीतिक पार्टी थी लेकिन वो आतंकवादी पार्टी थी, ये कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसी पार्टियों को शेख हसीना ने बैन किया हुआ था। वहीं सबसे पहले इन्होंने उन पार्टियों से बैन हटाए और उनके जो नेता थे बाकायदा इनके साथ पार्टी में सम्मिलित हुए और बढ़िया से यहां इनके बनते ही यहां भारत के सामान के प्रति बांग्लादेश के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई साहब इंडिया को बाइकआउट करना यहां शुरू कर दिया गया, क्योंकि भारत और बांग्लादेश बहुत अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर हैं, यानी भारत बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा व्यापार करता है और ऐसे में हम इन लोगों को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं 1971 से और अब तक इनको हम ही पालते आए हैं, इनके ऊपर यह बात बिल्कुल एकदम परफेक्ट लागू होती है कि यार आप सांप को कितना भी दूध पिला लो वो डसना नहीं छोड़ता। तो ये बिल्कुल सांप निकले, एकदम से सांप हैं और सांप ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनको हमने कोविड में चाहे वैक्सीन हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे पेट्रोल हो, कुछ भी हो, सब कुछ हमने दिया कि लो यार, चाहे गैस हो चाहे बिजली हो, सब दिया कि लो यार कोई नहीं ऐस करो। इनको फ्री में पैसे दे दिए कि ये ले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो ऐसे करके हम अपने हर साल बजट में से भी इनको पैसे देते हैं कि ले सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। कुछ ऐसा ही चला। ठीक है साहब, इन्होंने क्या किया आपके सामने है। अब देखो एक चीज यहां ध्यान से समझना, जो चीजें दिक्कत में हुई वो क्या है। यहां देखिए एक चीज आप समझिए, यहां पर जब आंदोलन हुआ और हिंदुओं पर लगातार हमले होने लगे, ये हैं आपके, अगर मैं बात करूं इनका नाम है चिन्मय दास। ये रहे चिन्मय दास। ये क्या है, एक जो पुजारी हैं बांग्लादेश में, हिंदू पुजारी हैं ऐसे समझ ली। इनको पुलिस ने अरेस्ट किया। जैसे इनको अरेस्ट किया चिन्मय दास को, इनके समर्थन में प्रोटेस्ट होने लगे। जो हिंदू माइनॉरिटी में जो बांग्लादेश में है, हिंदू लोग सड़कों पर उतर के आए और इनके विरोध में, इनके जो समर्थन में प्रोटेस्ट करने लगे कि इनको रिहा किया जाए। ऐसे में और जो बाकी इनके समर्थक थे उनको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। बहुत सारे पुजारियों को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद अगर बात करें तो जो कोर्ट में इनका वकील था, जो इनका केस लड़ रहा था, उसे भी यहां पर उस पर हमला हुआ और वो अभी वर्तमान में आईसीयू में भर्ती है। अच्छा सर, उसके बाद देखिए यहां देखिए ये है दास की गिरफ्तारी से हालात और खराब हुए। ये चिन्मय कृष्ण दास, ये चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से बांग्लादेश में हालात और खराब हुए हैं। अच्छा साहब, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये, इनकी गिरफ्तारी हो गई, सारी चीजें हुई। उसके बाद यहां एक और काम होता है। बांग्लादेश की जो सरकार है, कौन सी, मोहम्मद यूसुफ साहब की जो सरकार है, इन्होंने बांग्लादेश से शेख हसीना के परिवार का नामो निशान मिटाने पर तुली यूनुस सरकार
अब करने जा रही है ये काम। ये अब क्या करने जा रहे हैं, ये बांग्लादेश के जो नोटों पर, करेंसी पर जो शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर है उसे भी हटाने जा रहे हैं। यानी ये अपना बाप बदल रहे हैं। होता है ना कि भाई साहब चलो अपना बाप बदल दो, तो ये कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ये पहला देश है जो अपना बाप बदल रहा है। यानी जैसे हमारे यहाँ पे गांधी जी की तस्वीर आपको नोटों पे दिखाई देती है, राष्ट्रपिता की उपाधि से उन्हें कहा जाता है, सब राष्ट्रपिता कहते हैं। ऐसे ही मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता के नाम से यहाँ बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये आजकल अपना बाप बदलने में लगे हुए हैं। खैर देखो, अब क्या गारंटी है कि नया बाप तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है। खैर चलो आ जाओ, धीरे धीरे सभी नोटों से हटाई जाएंगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर। या इन्होंने यहां बाकायदा पूरा का पूरा इनके जो बैंक हैं उनको दे दिया गया है अल्टीमेटम कि भाई साहब ये है, धीरे धीरे करके और इनकी तस्वीरों को हटा दिया जाओ। पहले ही जब प्रोटेस्ट यहां हुए थे तो यहां पर मुजीबुर रहमान की जो तस्वीरें, जो मूर्तियां लगी थी बांग्लादेश में, उन सबको प्रोटेस्टर ने तोड़ दिया था। इवन उन मूर्तियों पे पेशाब भी किया था। इतने मतलब वाहियात चीजें हुई थी यहां पे, जो देखने लायक भी नहीं थी। खैर चलिए आगे देखते हैं। आगे की कहानी की बात करें यहां पर, तो यहां पर सबसे पहली बात तो यह निकल के आती है कि यार अब बात आती है कि ये देखो, अब अगर बांग्लादेश दूर जा रहा है, बांग्लादेश दूर जा रहा है, इसने अपने उच्चायुक्तों को, राजदूतों को वापस बुला लिया है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान के करीब जा रहा बांग्लादेश, और अगर ये पाकिस्तान के करीब जा रहा है तो भारत के लिए कितनी टेंशन की बात है। तो देखिए आइए इस बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान वीजा समझौता, सबसे पहले काम यह हुआ। यानी इन्होंने, शेख हसीना ने जहां वीजा को बहुत टफ बना दिया था कि कोई भी पाकिस्तानी अगर बांग्लादेश आएगा तो उसे वीजा लेना होगा और उसकी बहुत सारी कंडीशंस रख दी थी, वहीं इन्होंने फ्री वीजा कर दिया कि भाई आप बांग्लादेश में, पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति फ्रीली आ सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, भले ही वो आतंकवादी हो, असला लाए, गोला लाए, बारूद लाए, कोई दिक्कत नहीं है, बम फोड़ो मस्त। इनके लिए मुझे एक बात याद आती है जयशंकर साहब की। कौन सी बात? जयशंकर साहब कहते हैं अक्सर कि बेटा अगर अपने यहां, अपने आंगन में सांप पालोगे तो ये मत सोचना कि वो तुम्हें नहीं डसेंगे। तो भाई बांग्लादेश संभल जाओ, अभी वक्त है, क्योंकि ये जो सांप है ना, जब इन्होंने पाकिस्तान खुद को नहीं छोड़ा, खुद ये कंगाल हो गए, तो चाहते हैं कि तुम भी इन्हीं की तरह हो जाओ, कंगाल हो जाओ। ये तुम्हारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इनसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए इन्होंने तुम्हें अपने जैसा कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था खत्म होने वाली है, नीचे डिक्लाइन कर रही है तेजी से, और आने वाले वक्त में जल्दी इनके हाथ में भी एक कटोरा आ जाएगा, ये भी दर दर भीख मांगेंगे। खैर, बांग्लादेश पाकिस्तान सीधा समुद्री मार्ग, यानी बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से सीधा समुद्री मार्ग भी खोल दिया गया है कि भाई साहब बांग्लादेश का जहाज कभी भी आओ, कभी भी जाओ, बिना चेकिंग के सामान उतरेगा, बिना चेकिंग के सामान आएगा, बिना चेकिंग के जाएगा। बढ़िया से भाईचारा निभाया जा रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे यहां देखें तो आगे की कहानी समझिए। अब देखिए बांग्लादेश ने उच्चायुक्त को अपने बुला लिया है, ये सारे काम हुए, ये सारे काम हुए। तो देखिए एक चीज है, बांग्लादेश जो है दरअसल बिल्कुल हमारा जो वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, असम है, ये बिल्कुल बॉर्डर एरियाज हैं हमारे बांग्लादेश से जो लगे हुए हैं, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। पश्चिमी बंगाल की अगर बात करें तो देखिए राजनीति कैसी घटिया चीज है, मतलब इंसान कब यू टर्न मारेगा पता नहीं है। देखिए जैसे जरा इन मोहतरमा को देखिए, मतलब इनके बयानों का कोई भी अता पता नहीं है, खुद क्या बोल रही है इन्हें पता नहीं है। कुछ दिन पहले जब शेख हसीना प्रोटेस्टर को रोकने का प्रयास कर रही थी बांग्लादेश में, तब इनका एक बयान आया था कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम वहां प्रताड़ित है वो आके हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में शरण ले ले। भाई तुम होती कौन हो वेस्ट बंगाल में शरण देने वाली लोगों को? यार तुम कैसे दे लोगी केंद्र सरकार के बिना? तो या तो ये बात तुम्हें पता नहीं थी, कैसे हो नहीं सकता, या तुम केवल और केवल हवा में फेंक रही थी जिससे मुस्लिम सिंपैथी इनको मिल जाए। बिल्कुल इन्होंने सोचा कि यार अब तो अब बांग्लादेश में उल्टा हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जो पश्चिमी बंगाल में 70% हिंदू आबादी है वो एक साथ गोल होके और इस बार के चुनाव में तुम्हारा सफाया कर दे। बस इन्होंने यू टर्न मार दिया और ये बोली इस बार कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये ममता बनर्जी बोल रही हैं, उसके खिलाफ केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए और यूएन से कहकर जो पीस फोर्सेस हैं उनको वहां पहुंचाना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है दीदी, आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि पीस फोर्सेस जो आती हैं वो ऐसे नहीं आती हैं, वो तब आती हैं जब कोई देश की सरकार कहे कि भाई हमसे देश नहीं संभल रहा है, यूएन वालों आके संभालो, तब आती है, वो ऐसे नहीं आती। इतना आपको पता होना चाहिए। खैर इनके बात का कोई भी मतलब नहीं है, ये केवल और केवल सिंपैथी लेने के लिए ऐसे बयान दिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कुल मिला के बात यह, राजनीति में कुछ भी नहीं संभव हो सकता है, ये किधर भी कल्टी मार सकती हैं आप, इनका ये बात तो क्लियर है। आगे देखिए, अब आगे की कहानी की बात करें तो अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं दोनों देशों के बीच व्यापार, तो अगर देखिए हम इनसे अपना ट्रेड रोक दें बांग्लादेश से तो नुकसान हमें ही है, क्योंकि हम टोटल $14 बिलियन का इनसे व्यापार करते हैं
ये पिछले साल हमने व्यापार किया है जिसमें हम आयात केवल $2 बिलियन का करते हैं जबकि निर्यात $12 बिलियन का करते हैं। तो कुल मिला के हम इनको सामान बेचते ज्यादा है। अगर यार बेचते ज्यादा है, इनको बेचना बंद करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, इनसे डॉलर नहीं आएगा, कुल मिला के हमें ही नुकसान होने वाला ठहरा। अब यहां अगर मैं बात करूं तो अभी बांग्लादेश ने भारत सीमा पर के पास तैनात किया खतरनाक ड्रोन अलर्ट पर इंडियन आर्मी। देखो ऐसा माना गया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि जो ईरान में यूक्रेन को जो ईरान ने ड्रोन दिया था ना, वही ड्रोन बांग्लादेश ने भी परचेज किया ईरान से और वो भारत की सीमा पे उड़ता हुआ नजर आया निगरानी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अगर कभी लड़ाई होती है दोनों देशों में तो ताकत की बात करें तो यार ये हमारे कहीं नहीं टिकते हमारे सामने। अगर हमने ये मानो बॉर्डर पे जाके एक एक कंकड़ भी ऐसे फेंक दिया ना दोनों तरफ से तो इनको खत्म कर देंगे। लेकिन यार पोता अपना है, अपने को मारने में बड़ी दिक्कत तो होती ही है। चलिए आगे देखिए, यहां देखिए हमारे पास जहां जनसंख्या कितने गुने ज्यादा है, सैनिक इनसे बहुत ज्यादा है, इनके पास 68 इनके पास अगर बात करूं तो जो पैरा मिलिट्री है इनके पास, वो अगर बात की जाए यहां पर 25.27 लाख है, मतलब बहुत ज्यादा है। इनके पास एयरक्राफ्ट मात्र 216, हमारे पास 2296 है। इनके पास फाइटर जेट 44, हमारे पास 606, मतलब कहीं भी कोई टिकने वाले हैं नहीं ये। खैर छोड़िए, उसके बाद इनकी एक और समस्या देखिए, अडानी ग्रुप जो बेचारे आजकल गौतम अडानी बहुत ज्यादा संघर्ष में आ जाते हैं। जब भी देखिए गौतम अडानी के साथ दिक्कत क्या हो रही है बेचारे के साथ, जब भी संसद प्रारंभ होता है, चाहे संसद का कोई सा सत्र हो, चाहे विंटर सत्र हो, चाहे मानसून हो, चाहे बजट हो, कोई भी हो, तभी एक रिपोर्ट आती है निकल के और इनकी मुश्किल बढ़ा देती है और फिर संसद चलता नहीं है। क्योंकि ये नेता भाई, संसद चलने का करोड़ों रुपया एक दिन का खर्चा होता है संसद चलने में, करोड़ों रुपया। वो रुपया होता किसका है? हमारा होता है, हम जनता का होता है। लेकिन ये नेता लोग क्या करते हैं, संसद चलने ही नहीं देते। संसद चलेगे नहीं तो हमारे मुद्दों पर बात कहां से होगी, बात कहां से होगी तो योजना कहां से बनेगी। यार अगर तुम्हें मुद्दा उठाना ही है मेरे भाई तो हमें ये बताओ ना कि आगे मतलब ये मुद्दा संसद में आप उठाओ, संसद का बहिष्कार क्यों कर रहे हो, उसे चलने दो। और विपक्ष का एक काम है मुद्दा उठाए कि भाई अब नौकरी दो, रोजगार दो, इन पे बात करे। यार अडानी को आज हटा दो तो इतने सारे रोजगार जाएंगे देश से। अडानी अगर आज बंद हो जाए तो आज जेल हो जाए, अडानी ग्रुप जो है पूरा डूब जाए तो भाई कितने रोजगार जाएंगे, कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है, बर्बाद हो जाएंगे लोग। मंदबुद्धि हो, आगे समझिए। अच्छा, इन्होंने अडानी ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है अडानी। अच्छा, अडानी की कंपनी बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई करती है वो 30%, सोचो पूरे बांग्लादेश की बिजली का 30% अडानी ग्रुप अकेला करता है। अब सोचो अगर इन्होंने कहा कि भाई इनके पास ना 650 मिलियन डॉलर जो है इनके पास क्या है, कर्जा बाकी है बांग्लादेश के पास अडानी का। अडानी ने कहा है सुनो यार 7 दिसंबर तक अपना पैसा चाहिए अपन को, नहीं तो हम तुम्हारी बिजली काट देंगे। और यार बिजली काट दिए ना तो इनकी अर्थव्यवस्था ये समझ लो चरमरा जाएगी। देखो क्या होता है, ये पैसा देते हैं कल या नहीं देते ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए बात करूं, अब आपका ध्यान एक मैं बहुत ही गंभीर विषय की ओर खींचना चाहूंगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो ये देखो, जब देश बांग्लादेश बना था 1971 में, उस समय पे बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी 76% थी, हिंदू आबादी 22% थी। आज की स्थिति क्या है, आज बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है, पहले ये अपनी तरह सेकुलर हुआ करता था, यानी कोई धर्म नहीं था देश का, लेकिन आज ये मुस्लिम राष्ट्र हो गया। 71 के बाद 80-84 तक के आसपास ही इसने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र बना लिया। और आज अगर बात करें तो यहाँ 91.6% नहीं, लगभग 92% मुस्लिम और 7.5% ही हिंदू हैं। भाई ये हिंदू 22 से और 7.5 रह गए कहां आखिरकार हैं। इससे बदतर हालात देखिए पाकिस्तान में आ जाइए। जब पाकिस्तान बना 1947 में तो 25% हिंदू थे, आज कहां है, आज 2014 में ही 1% थे और आज 2024 में 1% हिंदू भी नहीं है, 1% से भी कम है हिंदू पाकिस्तान के अंदर। तो यार मैं अपने यहां के राजनेताओं से कहना चाहूंगा, यार पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी सरकार आए, वहां सिर्फ एक ही मोटो रहता है, हिंदू काफिर है, उनका बहिष्कार करना है, उनकी वोटों की राजनीति नहीं लेनी है, उनकी वोट चाहिए ही नहीं उन्हें। हमारे यहाँ क्या है, सबसे पहले बस भाई साहब कुछ भी हो, गलत हो सही हो, बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसा लेंगे, पाकिस्तान से घुसा लेंगे, लेकिन बस हमें वोट दे देना। देश गड्ढे में जाओ लेकिन वोट दे देना। सीए एनआरसी आएगा, विरोध करेंगे, छाती पीटेंगे। अरे यार कभी कभी सही मसलों पर भी, सही मुद्दों पर भी उठा लिया करो कुछ मुद्दा। कुछ नेता तो ऐसे हैं उन्हें मीडिया रिपोर्टर बन जाना चाहिए नेतागिरी छोड़ के,
ठीक है, आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद देखिए अब भारत का आ जाइए। भारत में जब बंटवारा हुआ था तो 3% मुस्लिम थे, आज 21% है। जब बंटवारा हुआ तो 93% हिंदू थे, आज 77% है। अब आप समझ लो आपका हाल जल्दी ही बांग्लादेश जैसा होने वाला है या नहीं, अब आप खुद समझ लेना। वहीं अगर मैं बात करूं अब बांग्लादेश के मुद्दे पर, हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री जी, ये आपके जाएंगे अगले हफ्ते बांग्लादेश की यात्रा पर। तब क्या सॉल्यूशन निकलता है तब कुछ पता चले। अभी आप के लिए इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी आज की क्लास में इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा। जुड़े रहिए दुनियादारी के साथ। धन्यवाद साथियों।